नमस्कार, इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज इंडिया डिबेट में अपोजिशन में कांग्रेस के क्या हालात हैं, इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ लखनऊ से अंबिकानंद सहाय वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। मनिंद्र ठाकुर जेएनयू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक हैं जेएनयू में और बहुत पैनी नजर रखे हुए हैं वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम पे। कांग्रेस में पिछले कुछ दिनों से बवाल मचा हुआ है। कहां तो कांग्रेस को एक प्रकार से तय करना चाहिए था, विपक्ष को लीड करना चाहिए था, और अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस डिसिमेट हो रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने ही रिंग में खुद अपने ही प्लेयर से हार रही और अपने ही प्लेयर से दो हाथ करने में लगी। पंजाब में वही हो रहा है, राजस्थान में वही हो रहा है, और हाल का घटनाक्रम छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस आला कमान से बातचीत करके लौटे हैं और उनके साथ जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं पुनिया साहब, वो दोनों एक प्रकार से मीडिया को ये संतुष्ट करने में लगे हुए थे कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं। बिना वजह मीडिया विवाद खड़ा करना। उनसे जब ये पूछा गया कि भाई 2.5 साल पहले क्या ये बात हुई थी कि 1.5 साल का फॉर्मूला होगा, 2.5 साल एक मुख्यमंत्री और 2.5 साल के बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री आ जाएगा, क्या ये बात सच है? तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। पुनिया साहब ने भी इस बात को नकार दिया, लेकिन टीपी सिंहदेव का जो कैंप है वो लगातार दिल्ली में बना हुआ था, उनके खेमे से आवाज उठ रही थी। 52 विधायक यहाँ पर मार्च किए और उसके बाद कहीं जाकर के किसी प्रकार से कांग्रेस आला कमान के मान मनोबल के बाद शायद अभी तत्काल लगता है कि कांग्रेस में छत्तीसगढ़ का जो भूचाल है वो एक प्रकार से शांत हो गया। सबसे पहले चलेंगे अंबिकानंद सहाय के पास। अंबिका जी, कांग्रेस का क्या होगा? कांग्रेस जा कहां रही है और ये क्या हो रहा है कांग्रेस में? स्टेट आफ्टर स्टेट यही खबरें आ रही है। देखिए आशुतोष जी, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और भारत के भविष्य से जुड़ा हुआ है। कारण ये है कि मजबूत ऑपोजिशन लोकशाही की नींव होती है। ऐसा नहीं है कि रूलिंग पार्टी पूरी ताकतवर हो जाए और निरंकुश होकर शासन चलाए। इसीलिए ऑपोजिशन की अपनी महत्ता है। देश के दुर्भाग्य से सत्ता पक्ष तो मजबूत होता चला जा रहा है, कमजोर होने पे भी अत्यधिक शक्तिशाली दिखता है। कारण यह है कि विपक्ष कमजोर है, खासकर कांग्रेस, जिसको विपक्ष की भूमिका में लीडरशिप रोल में आना चाहिए, वो कर ही नहीं रही है। ऐसे में क्या है कि क्षेत्रीय दल तो ठीक है, अपनी अपनी जगह पे मजबूत हैं और होते चले जा रहे हैं, लेकिन उनको कोई बांधने वाली फोर्स नहीं। और ये जो अभी आपने कहा, पुनिया साहब ये कहते हैं या कांग्रेस के सो कॉल्ड स्पोक्समैन कहते हैं कि सब ठीक है, तो मैं सुनाना चाहूंगा अब्दुल रहीम खान खाना का एक दुआ, बहुत मशहूर है। खैर खून खांसी खुशी, बैर प्रीति मधुपान, और रहीमन दाबे न दबे, जानत सकल जहान। आग को पुआल से आप ढक नहीं सकते और वो एक्सपोज हो ही जाएगा। उसमें तनाव है, झगड़ा है, तो सारा जगत जान रहा और देख रहा है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की आपने बात की, पहले शुरू करिए पंजाब में क्या हो रहा है। वहां अच्छा खासा बहुमत का शासन कांग्रेस का चल रहा है। बीच में एक बॉलीवुड के एंटरटेनर को एक अहम रोल दे दिया। वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। हाँ, उसके बाद वो कपिल शर्मा के शो में अपीयर हो जाते हैं। वो फुल टाइम एंटरटेनर है।
पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, उसको अध्यक्ष बना दिया और सुबह दोपहर शाम कप्तान साहब की बेइज्जती हो रही है। और किया किसने? सिद्धू से ज्यादा मैं तो गांधी परिवार को दोषी मानता हूं। तो इकबाल साहब का एक शेर सुन लीजिए, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करते रहे। सवाल ये है कि अरे मैं समझ गया जी, आपकी बात इशारों में समझ गया मैं। पूरा शेर है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। यह है पूरी शायरी। तो अखलाक साहब, अब हमारे साथ अखलाक अहमद उस्मानी भी जुड़ गए। आ रहे हैं अंबिका जी आपके पास, दोबारा लौट रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। अखलाक अहमद, डॉक्टर अखलाक अहमद उस्मानी जुड़ गए हैं, मेरे ख्याल से जयपुर से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब आजकल राजस्थान में हैं, वो ज्यादा बताएंगे। डॉक्टर साहब, क्या कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स और पूरी पार्टी एक फुल टाइम इंटरटेनर, एक गैंग बन गया है और उसमें एक से एक कलाकार आ रहे हैं? जैसे अभी उन्होंने इशारा किया कि पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम इंटरटेनर को उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी दे दी पंजाब में। मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी व्यवहार कर रही है या विभिन्न राज्यों में कांग्रेस में जो नेता व्यवहार कर रहे हैं, वो लगता है कि एक प्रकार से सोप ओपेरा चल रहा है और रियलिटी शो चल रहा है और लोग एंटरटेनमेंट एक प्रकार से उनको मिल रहा है। ऐसा लग रहा है आपको? देखिए आशुतोष जी, बहुत धन्यवाद, आपने इस बहस में मुझे बुलाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप पहले ओपिनियन बनाएंगे, उसके बाद तर्क इकट्ठा करेंगे, तो आपकी तरह सेंटेंस बोलना पड़ेगा। और अगर आप तर्क पहले जमा कर लेंगे उसके बाद, मैं तो कह रहा हूं जी आप सुन लीजिए, बात सुनिए। अंबिका जी ने बताया कि वो आप सुनिए जी, नहीं अच्छा है, वो अंबिकानंद जी हमारे सीनियर रहे हैं, सहारा में हमने उनकी अध्यक्षता में, उनकी संपादकीयता में कार्य किया है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं आशुतोष जी कि तर्क जमा कीजिए, उसके बाद राय बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। मुझे कोई ये बताए कि लोकतंत्र की बात का हवाला देने के लिए राजनीतिक दल का गठन होता है, वो चुनाव आयोग में अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है, फिर ये कहता है कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखूंगा और देश में लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास के लिए काम करूंगा, और पार्टी में लोकतंत्र खत्म कर दे, तो ऐसे दल को आप क्या कहेंगे? क्या उन दलों को आप अनुशासनशील मानते हैं जहां अध्यक्ष पे सवाल खड़ा करने पर या पार्टी के बड़े नेता पर सवाल खड़ा करने पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, पार्टी से निकाल दिया जाता है? अगर पार्टी के अंदर लोकतंत्र की इतनी गुंजाइश है कि दो गुट आपस में लड़ते हैं, आरोप लगाते हैं, एक दूसरे की छिछाले दर करते हैं, मीडियाबाजी करते हैं, प्रेस रिलीज बनाते हैं, अध्यक्ष के पास जाके गुटबाजी करके शिकायत करते हैं, इसे आप बुरा मानते हैं या आप इसे लोकतंत्र मानते हैं किसी पार्टी का अंदरूनी? या आपको आज तय करके जाइएगा यहां से। अगर आपने टिप्पणी की जी, मैं समझ गया जी, अगर कोई विधायक जाके मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत करने का मादा रखते हैं, तो क्या आप उस पार्टी की इस बात के लिए प्रशंसा नहीं करेंगे कि उसने अपने दल के अंदर इतनी गुंजाइश दे रखी है कि न सिर्फ लोकतंत्र की बात वो संसद के और विधानसभा के ऐवानों में करें, बल्कि वो पार्टी के अध्यक्ष में के पास आकर, दिल्ली आकर, और पार्टी की जो प्रदेश इकाई है उसमें भी कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की का सुनिए आशुतोष जी, कांग्रेस पार्टी का मैं घोर आलोचक हूं, लेकिन आपको कुछ बातें कांग्रेस पार्टी की ऐसी माननी पड़ेंगी जो किसी दल में बहुत मुश्किल से मिलती है। कांग्रेस सभी दलों में पार्टी के अंदर गुटबाजी की गुंजाइश देने वाली देश की एकमात्र पार्टी है, और देश पार्टी के अंदर की गुटबाजी का मतलब यह होता है कि सभी को अधिकार है कि वो अपनी बात कहें। अगर पार्टी के अंदर का लोकतंत्र मर जाता है तो कोई मुझे बताए कि वह पार्टी क्या, अगर तानाशाही को पसंद करती है, तो क्या वो देश के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित कर पाएगी? इसलिए हमें इस बात के लिए, अगर नेता आपस में झगड़ता है तो जनता को खुश क्यों नहीं होना चाहिए? हमें क्यों इस बात का दुख होना चाहिए कि नेता लड़ रहे हैं? तो अच्छी बात है ना, नेता लड़ेंगे तो एक दूसरे की पोल खोलेंगे, जनता ज्यादा से ज्यादा सूचित होगी। तो क्या हम सूचित नहीं होना चाहते कि हमारे नेता क्या करते हैं? मैं कांग्रेस पार्टी के इस रवैये को बहुत अच्छा मानता हूं, और मेरा ऐसा मानना है कि ये पार्टी के अंदरूनी लोकतंत्र की पहचान है, और कम से कम इस बात के लिए कांग्रेस की तारीफ होनी चाहिए
कि वो अपनी पार्टी के अंदर की गुटबाजियों को जिंदा रखती है, उनमें डिबेट कराती है और फिर किसी एक सकारात्मक निर्णय की तरफ वो पार्टी में एक बहस के बाद बढ़ती है। और वो पार्टी इस बात से भी नहीं डरती कि उसके अंदर होने वाली बहस सार्वजनिक मंचों से बाहर जा रही। जाने दीजिए, यही तो खूबसूरती है, क्यों नहीं जानी चाहिए। अच्छी बात, बहुत बढ़िया, आपने बहुत बहुत अच्छा इशारा किया। इसके पहले कि मैं मनीष जी के पास जाऊं, मैं आपको एक अपना प्रत्युत्तर दे दूं। आपने ठीक कहा कि आंतरिक लोकतंत्र तो किसी पार्टी में अगर हो तो एक स्वस्थ डेमोक्रेसी का वो परिचायक है और जनता के लिए ये बहुत खुशी की बात है। बस यही बात, ये मैं इशारा करना हमें बस, ठीक है, मैं सिर्फ अकल के दायरे में मैं सिर्फ इशारा कर रहा था कि 1959 में जब इंदिरा जी को प्रेसिडेंट बनाया गया तो कुछ लोगों ने विरोध किया था और नेहरू जी के आंख का सामना करना पड़ा उनको। उसके बाद इंदिरा जी का दौर आया और संजय गांधी का भी इंटरनल डेमोक्रेसी आपने देखा हो। फिर राजीव गांधी जी का दौर आया, फिर सोनिया जी का दौर आया। इस तरह से भारत के एक प्रधानमंत्री की मृत्यु होने के बाद उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं जाने दिया, ये भी दौर आपने देखा। और अब जब देख रहे हैं कि सारे लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, इसे आप इंटरनल डेमोक्रेसी कहेंगे। ज्योतिरादित्य जैसे लोग छोड़ के चले गए, जितिन प्रसाद छोड़ के चले गए, हाल में त्रिपुरा की सिंहदेव छोड़ के चली गई, सुष्मिता सिंहदेव छोड़ के चली गई। ये सभी इंटरनल डेमोक्रेसी की वजह से जा रहे हैं। खैर, आपने जो कहा है मैं उसको लेता हूं। मैं चलता हूं मनिंद्र जी के पास। मनिंद्र जी, ये क्या अभी अखलाक साहब ने कहा कि ये तो खुश होने की बात है, हालांकि वो कह रहे थे घोर आलोचक है। आलोचना किस बात की होनी चाहिए, इसके लिए तो आपने तारीफ की है। मैंने सिर्फ आपके सामने दृष्टांत रखे हैं कि ये घटना भी हुई है कांग्रेस में। क्या वो इंटरनल डेमोक्रेसी का हिस्सा है? क्या मैं आज फिर भी अंबिका जी के सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं, क्या अपरिपक्व राजनीतिक संगठन के रूप में हाल के दिनों में कांग्रेस पार्टी इमर्ज कर रही है? आशुतोष जी, मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी को डेमोक्रेसी में सरवाइव करने के 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली बात तो ये है कि पार्टी का कोई आइडियोलॉजी हो, उसकी कोई विचारधारा हो। दूसरी बात है उसका संगठन हो, ग्रास रूट तक उसका संगठन हो। तीसरी बात है उसके पास कोई कार्यक्रम। कांग्रेस पार्टी की जो हालत अभी है उसमें इन तीनों चीज़ों का अभाव दिख रहा है। लीडरशिप की बात मैं अभी अलग रख रहा हूँ। आप देखें कि जो आइडियोलॉजी फ्रीडम स्ट्रगल के दरमियान कांग्रेस पार्टी का बना, कांग्रेस पार्टी ने ही उस आइडियोलॉजी से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया। 80 के बाद से आप देखेंगे धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी के अंदर ही जो नेहरूवियन सोशलिज्म था वो गायब होता चला गया। तो कोई ऐसी विचारधारा दिख नहीं रही है जो लोगों को पकड़ के रख सके एक साथ। दूसरी बात है जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का है। आपको भी याद होगा, हम लोग तो जब छोटे थे तो हर गांव में कांग्रेस के लिए खड़ा होने वाले कुछ लोग मिल जाते थे, जो कांग्रेस, अब खादी टोपी पहन के ही सही, खादी कपड़ा पहन के ही लोग निकलते थे और कांग्रेस पार्टी के लोग मिलते थे जो कांग्रेस के विचारों को डिफेंड करते थे गाँव के अंदर। आज की तारीख में यदि आप चले जाएँ तो आपको लोग मिलेंगे नहीं। जो उनका ग्रासरूट का ऑर्गेनाइजेशन था वो लगभग धाराशायी हो गया सब जगह पे। कम से कम मैं हिंदी हार्टलैंड की बात तो अच्छी तरह से कह सकता हूँ कि वहाँ पे ग्रासरूट है नहीं। बल्कि मुझे तब आश्चर्य हुआ जब मैं किसी बड़े पत्रकार से बात कर रहा था कांग्रेस के बारे में और मैंने ये सवाल उठाया कि आखिर कांग्रेस ग्रासरूट पे क्यों नहीं जा रही है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो एक कांग्रेस के लीडर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा नहीं अब धीरे धीरे ये बात हो रही है। मैंने कहा कांग्रेस में कौन है जो इस बात का समर्थन करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, राहुल गांधी चाहते हैं कि नीचे ग्रास रूट पे ऑर्गेनाइजेशन बने। बाद में किसी पत्रकार से जो बहुत दिनों से कांग्रेस को फॉलो कर रहे थे उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि तारीफ की बात यह है कि कांग्रेस के अंदर लोग इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन की बात को बेमानी मानते हैं, बेकार मानते हैं, लाइबिलिटी मानते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आपके पास खत्म हो गया। आप देखिए जैसे पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि इन्होंने कहा कि हम 7,000 रुपया देंगे प्रति व्यक्ति, जो भी 15,000 या 7,000 क्या था, जो भी था, बेसिक मिनिमम इनकम की बात होने लगी थी। ये सारी बातें ग्रासरूट तक पहुंची ही नहीं। मैं तो फील्ड में घूम रहा था, लोगों तक बात ही नहीं पहुंची। जिसके पास पहुंची उनको लगा कि ये ऐसे ही जुमला की तरह उपयोग में कर रहे हैं, जबकि जुमला कोई और उपयोग में ला रहा था, लेकिन ये जुमला इनके सर पे पड़ गया। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल
फाउंडेशन होना चाहिए वो आपका ख़त्म हो गया है। तीसरी बात है कि जो पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी की बात हो रही है, ये डेमोक्रेसी तो लगती नहीं है, क्योंकि इसमें कोई डेमोक्रेटिक बहस नहीं है, इसमें असंतोष है, और असंतोष को मैनेज करने के लिए जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए वो यदि होता तो ये युवा जो चले गए, सिंधिया चले गए या राजस्थान में जाने की कोशिश करने लगे, या जितना असंतोष अभी फैला हुआ है चारों तरफ, वो दिखता नहीं। ऐसा लगता है जो मैकेनिज्म था कांग्रेस के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का, वो कभी बहुत डेमोक्रेटिक नहीं था, वो पर्सनालिटी ड्रिवन था। इंदिरा गांधी जब तक थी तो वो बहुत अच्छे से मैनेज कर लेती थी, वो मैकेनिज्म अभी बिल्कुल टूट गया है। अन्यथा आप सोचिए, जिस व्यक्ति का कांग्रेस के शीर्ष लीडर के साथ रोज उठना बैठना हो रहा है, उसे ही एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल पा रही है। मुझे याद है नज़मा हेपतुल्ला जब छोड़ के गई थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो कैसे बीजेपी में जा सकती है। मैंने किसी बड़े कांग्रेस के लीडर को फ़ोन किया, पूछा ये क्या हो रहा है, वो कैसे चले गई, तो पता चला कि वो पार्टी अध्यक्ष से मिलना चाहती थी और 3 दिन तक बाहर बैठी रहीं और मुलाकात नहीं हो पाई। अब ये सही है कि गलत नहीं मुझे मालूम है, लेकिन ये हेमंत विश्व शर्मा जी ने तो कहा कि भाई कुत्ते को बिस्किट खिलाते रहे, हमसे बात तक नहीं किया। तो और ये खाली हेमंत विश्व शर्मा का ही नहीं है, सारे लोगों का कहना है। तो अखलाक साहब तो कह रहे हैं कि बहुत इंटरनल डेमोक्रेसी है। इंटरनल डेमोक्रेसी का मीनिंग तो क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व, देखिए पार्टियों के अंदर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा, मल्टीपल फ्लैंक्स होते हैं, अलग अलग लोगों का इंटरेस्ट होता है, कॉन्फ्लिक्ट तो होता है। कॉन्फ्लिक्ट को 2 तरीके से मैनेज किया जाता है, एक बहुत अथॉरिटेरियन तरीके से जो बाकी पार्टियां अभी कर पा रही हैं, भाई बिल्कुल आप आवाज ही नहीं उठा सकते हैं, जिसके मंत्री भी बाहर नहीं बोल पाते हैं कुछ भी, एक वो भी तरीका है कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने का। दूसरा डेमोक्रेटिक तरीका है कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करने का, कि आप इसके अंदर एक मैकेनिज्म रखिए ग्रीवांसेस को डिस्कस करने का, रिजॉल्व करने का। जैसे इंदिरा गांधी के बारे में बहुत फेमस है कि जब कोई नेता उनसे बहुत नाराज होता था, जो बड़ा नेता होता था, तो उसे नाश्ते पे बुलाती थी, उसको ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी कहा जाता था, और वो पूरा रिसर्च करवा लेती थी कि उसको क्या नाश्ता पसंद है, खुद से सर्व करती। लोग कहते हैं, प्रफुल्ल जयकर की किताब में शायद ये लिखा हुआ है। तो ये जो रिजॉल्व ये तो एक तरीका हो सकता है इंटरनेट डेमोक्रेसी को मजबूत करने का, मजबूत करने का। डायलॉग अभी तो जो लग रहा करते हैं आपके नेताओं के बीच। जी, अभी तो केओस, थोड़ा केओस ज्यादा लग रहा है। केओस को डेमोक्रेसी कहना ठीक नहीं है। अब केओस जनता के लिए ठीक है ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि यदि केओस जनता के लिए ठीक होता तो पार्टी विपक्ष के रूप में मजबूत पार्टी होकर उभर जाती, वो भी नहीं हो पा रहा। जैसे अंबिका जी कह रहे हैं कि मजबूत पार्टी के रूप में तो नहीं उभर पा रही है पार्टी, इसका मतलब वो केओस जो है पार्टी के लिए भी गड़बड़ है और जनता के लिए भी गड़बड़ है। अंबिका जी, एक अभी राजनीतिक हलकों में, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए और लोकशाही की एक आधार है, लेकिन बिल्कुल अनुशासनहीन होकर, जिसको कहते हैं प्लेइंग टू द गैलरी, कोई नेता कर रहा है, यह गलत बात है। यह किसी भी पार्टी में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। दिक्कत क्या है, उनके एडवाइजर कह रहे हैं कि कश्मीर के ऊपर बयान दे रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर बयान दे रहे हैं, अनवांटेड अनडिजायरेबल स्टेटमेंट दे रहे हैं। राजनीतिक दल का मतलब ये है कि मछली बाजार की संस्कृति को प्रोत्साहित कर देना, ये तो नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है ना। इससे छवि बहुत खराब जाती है जनता में, नंबर 1। नंबर 2, 100 बात की एक बात है आशुतोष, जब जब बादशाह कमजोर होता है तो सूबेदार मजबूत हो जाते हैं। चौकीदार तो मजबूत हो ही गए हैं। अब देखिए, अब राजनीतिक बादशाहत तो चली गई, एक परिवार की जो राजनीतिक बादशाहत थी, एक उस प्रकार से अगर आप इशारा कर रहे हैं तो सूबेदार की जगह मैं सिर्फ अमेंड कर देता हूँ चौकीदार। कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, अनादिकाल से ये मास बेस्ड पार्टी रही है, कार्डर बेस्ड कभी नहीं रही है, और नेतृत्व के चमक से ये पार्टी आज भी 10 करोड़ वोट उनके पास है पूरे देश में। आज भी सुनिए, यही मैं बता रहा हूं, लीडरशिप के करिश्मा पे ये पार्टी 1950 से राज करती चली है। जब वो चमक लीडरशिप में खत्म हो जाती है,
काडर तो कोई है नहीं, तो जनता में रुचि कम हो जाती है। यही बेसिक फर्क। और जब ये छवि जाने लगे कि अरे कांग्रेस पार्टी तो बहुत कमजोर हो गई, देखिए कैसे कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई चल रही है सुबह दोपहर शाम, और एक बूढ़े कप्तान को पंजाब में अब परेशान किया जा रहा है, तो ये छवि पार्टी के लिए अच्छी नहीं है और नेतृत्व को कंट्रोल करना चाहिए। दिक्कत तब होती है जब ठीक ठाक चलती हुई गाड़ी को ये खुद ही रोक करने लगे। क्या जरूरत थी सिद्धू को अभी अचानक आकर किसी को बेलिटिल करने के लिए या अपनी बादशाहत दिखलाने के लिए बिठा दिया। अब बिठा दिया तो झेलिए समस्या, अब संभाल से बाहर हो रहा है। ठीक है अखलाक जी, ये जो अंबिका जी ने जो इशारा किया, जो कम से कम इलेक्टोरल जो गांभीर्य होना चाहिए कि वोटर के ऊपर, पार्टी के समर्थकों के ऊपर क्या प्रभाव जाएगा, जिसको आप कहते हैं कि जनता को खुश होना चाहिए, उसके बारे में अंबिका जी कह रहे हैं कि इससे इंप्रेशन ये जाता है कि भाई ये पार्टी तो आपस में ही कुर्सी के लिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट इतना है कि ये क्या शासन करेगा, अपना घर तो इसको चुन करके क्या फायदा है। तो ये जो आप कह रहे थे अखलाक जी कि इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हो रहा है और जनता को खुश होना चाहिए, जनता तो परेशान हो जाती है। और आप जैसे जो बुद्धिजीवी हैं, क्या आपका जो नैरेटिव है या आप जो सोचते हैं कि जनता को खुश हो जाना चाहिए, ये डाउन द लाइन नहीं जा रहा है। डाउन द लाइन ये जा रहा है कि ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये आपस में कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, जनता का हित से कोई लेना देना नहीं है। ये मंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बूढ़े को हटा करके जवान को, जवान को हटा करके बूढ़े को, इस जात का हटा करके उस जात को, ये इंप्रेशन जा रहा है। तो राजनीति में कोई व्यक्ति क्या करने के लिए आता है? क्या करने के लिए आता है? कुर्सी की लड़ाई करने के लिए आता है, जनता के हित के लिए आता है? नहीं, कुर्सी की बात नहीं है। अगर किसी का सेवा का भी भाव है तो बिना संवैधानिक पद पे पहुंचे हुए वो कैसे सेवा करेगा? बिना संवैधानिक पद पे जाए हुए कोई कैसे सेवा कर सकता है? और जिस कांग्रेस पार्टी को हम यहाँ बैठकर, सुन लीजिए, हम जिस कांग्रेस पार्टी को यहाँ बैठकर इतना गया बीता और ओल्ड एज और सब बताते हैं, कांग्रेस की हिस्ट्री रही है, फिनिक्स की तरह है वो। जब जब ये माना जाता है कि कांग्रेस मर रही है, वो वहीं से जिंदा होती है। आज भी 10 करोड़ वोट उसके पास हैं। देश भर की 4036 विधायकों की सीटों में से 67 एमएलए उसके सदन में बैठते हैं, जो 19% होते हैं। देश के 245 राज्यसभा सीटों में से, सुन लीजिए ना, आप आंकड़ों पे बात करेंगे तो आंकड़ों से जवाब सुनिए। 245 राज्यसभा सीटों में से 36 उसके हैं, 543 में से 52 उसके लोकसभा में सांसद हैं। कोई मुझे बताए कि क्या कौन सी पार्टी, अगर ये बहस अगर किसी ऐसे दल के बारे में होती जिसके किसी राज्य की विधानसभा में 1-2 एमएलए होते, जिसे बने हुए 70-100 साल हो चुके होते, जिसका लोकसभा में 1-2 सांसद होता, तो हम बड़े अच्छे लगते बहस करते हुए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर जनता ने यह तय किया है कि वह भारतीय जनता पार्टी को एक प्रमुख राजनीतिक दल मानती है, कांग्रेस पार्टी देश में सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है, जिसका राज्यों की विधानसभाओं में विधायकों के आधार पर नंबर 2 पर जिसकी पहुंच है, जो लोकसभा में जो 2 नंबर की पार्टी है, हम इस तरह से उसका चित्रण कर रहे हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया है। और जिस राज्य इकाइयों की बहस का, सुन लीजिए आशुतोष जी, सुन लीजिए, जिन राज्य इकाइयों की बहस को लेकर आप यहां पर बैठे हुए हैं, मेरा यह कहना है कि कांग्रेस पार्टी को कितनी देर लगेगी किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को या राज्य इकाई के अध्यक्ष को कि वो ये कह दे कि आज से आप पार्टी में नहीं। क्या मुश्किल है उसको? अगर कांग्रेस पार्टी उनको लेकर चल रही है तो इसका मतलब ये संदेह, देखिए मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं किसी भी बायस डिबेट को स्वीकार करने को भी तैयार नहीं हूं। आप ये बात समझने को, आप ये समझिए बात को, ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि कांग्रेस गुंजाइश दे रही है कि आप अपनी बात रखें, विरोध दर्ज कराएं, गुटबाजी करें, आप अपने समर्थकों को लेकर अलग बैठ जाएं, रूठें, मने, इतनी गुंजाइश देने को क्या आप अच्छी बात नहीं मानते? तो फिर वो पार्टियां ठीक है, सुनिए फिर इस हिसाब से तो सुनिए, तो क्या आशुतोष जी वो पार्टियां आपकी नजर में श्रेष्ठ हैं? वो पार्टियां क्या आपकी नजर में, आशुतोष जी, क्या वो पार्टियां आपकी नजर में श्रेष्ठ हैं
जहां एक व्यक्ति अपनी उम्र तो नहीं देखता लेकिन दूसरे लोगों के लिए उम्र की एक लाइन खींचकर उन्हें मार्गदर्शक मंडल में बैठा देता है और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। इसको अनुशासन कहेंगे आप? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप जो कह रहे हैं मैं गुंजाइश का सम्मान कीजिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं आप जो इशारा कर, मैं कह रहा हूं कि कोई राजनीतिक पार्टी, आप ठीक कह रहे हैं कि इतने दिनों तक सत्ता में रही, कोई बात नहीं है, अभी वो केंद्रीय सत्ता से बाहर है, लेकिन सवाल ये है अखलाक जी कि उस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके अंदर में लगातार हार और इस तरह का असंतोष जो हो रहा है, उससे संदेश ये जा रहा है कि विपक्ष बहुत कमजोर है और जो जनता के मुद्दे हैं, अगर विपक्ष कमजोर होता है तो प्रोमिनेंटली उसको उठा नहीं पा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आज पेट्रोल डीजल जो है वो आप सोचिए कि 100 का आंकड़ा क्रॉस कर गया और जो मस्टर्ड ऑयल है वो 200 के आसपास है, 200 का भी आंकड़ा क्रॉस कर गया। आज महंगाई पर विपक्ष का जो आंदोलन होता है सड़कों पे, वो अगर दिखता है या मीडिया रिपोर्ट नहीं करती है, मेरा कहने का मतलब है कि विपक्ष का और एक लार्जेस्ट पार्टी का, जिसको आप लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी कहते हैं, उसमें अगर दिशाहीनता दिखेगी, आपसी कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा और कुछ दिखेगा ही नहीं कि आगे क्या रोड मैप है, लोग छोड़ करके पार्टी छोड़ के जाएंगे और एक G23 बन जाएगा, नए युवाओं की टीम अलग जाएगी, तो ये आप बताइए कि क्या वाकई में कांग्रेस के अंदर कुछ रिफॉर्म हो रहा है? कांग्रेस ये चाह रही है कि जो असंतुष्ट हैं वो जाएं और नई टीम खड़ा करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी? मैं आपके पास आऊंगा मनीष जी, क्या कांग्रेस जानबूझ करके वो सब होने देना चाह रही है जो अब कांग्रेस की न चाहते हुए भी आवश्यकता बन गई है? और मेरा इशारा यह है कि जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस ये जज करना चाहती है कि कौन हमारे साथ रहने वाला है, कौन संघर्ष के दिनों में साथ रहने वाला है, कौन सिर्फ सत्ता के लिए बदलेगा। क्या ये सोच रही है कांग्रेस, या कांग्रेस के नेतृत्व में वाकई प्रॉब्लम है, जिसके तरफ इशारा किया अंबिका जनती? देखिए आशुतोष जी, ये तो पता करना बहुत मुश्किल है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन ये समझ में बात नहीं आ रही है। जैसे उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जो ग्रास रूट में स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो नए लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग भी ये कह रहे हैं कि उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है नए लोगों को लाने में। तो ऐसा लग रहा है कि जाने का सिलसिला तो बन रहा है, आने का सिलसिला भी तो होना चाहिए ना। सर्कुलेशन ऑफ एलीट किसी पार्टी के अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत दिनों तक लोग यदि बैठे हुए हैं, उनका अपना इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, वो पार्टी के इंटरेस्ट से अलग हो जाता है, कई बार वो लीडरशिप को नहीं मानने लगते हैं, तो उनके जाने का समय भी आ जाता है। उन लोगों को चला भी जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो लोग बहुत दिनों तक कांग्रेस साथ रहे हैं, उनके विचारों से सहमत रहे हैं, वो जब जाते हैं तो बेआबरू होकर ना जाएं, पहली बात। दूसरी बात, वो जब जाते हैं तो फिर आने का सिलसिला भी बनना चाहिए, आने का रास्ता भी साफ होना चाहिए। मुझे ये समस्या हो रही है कि जैसे बिहार को आप लीजिए, कांग्रेस एक बार चली गई पार्टी, अब दोबारा हम लोग लाख सोचते हैं कि बिहार में क्या कांग्रेस कभी वापस आने की संभावना है उसके अंदर किसी कीमत पे, तो लगता है ही नहीं। तो जिस भी इलाके से कांग्रेस बाहर निकल जा रही है, वहाँ फिर उनका लौटना मुश्किल हो जा रहा है। इतिहास में बार बार कोई पार्टी उभर के आ जाती है, इसका मतलब नहीं है कि पार्टियाँ हमेशा वैसे ही बिहेव करेंगी। कई पार्टियों के साथ ऐसा हुआ है दुनिया में कि इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण पार्टियाँ रही हैं और जब डिक्लाइन करती हैं तो दोबारा वापस नहीं आ पाती। ये सब हम लोग इसलिए कह रहे हैं, इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस के खिलाफ सोच रहे हैं। हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग चाहते हैं, जैसा अंबिका जी ने कहा, कि एक मजबूत विपक्ष हो। उस मजबूत विपक्ष होने में क्या परेशानियां हो रही हैं। यदि हमें कांग्रेस की सलाहकार समिति में रखा जाए, हम कांग्रेस को कहेंगे कि भाई आप कुछ ऐसा तरीका बनाइए कि आपकी पार्टी में नए लोग आएँ। और पहले कांग्रेस का तरीका क्या था कि वो राज्यों में छत्रप को काफ़ी ऑटोनॉमी देते थे। राजीव गांधी तक ये बात थी कि राज्यों के छत्रपों को ऑटोनॉमी देते थे, अपने तरीके से पार्टियां बनती थी और उन छत्रपों को ये लोग मैनेज करते थे। अभी जो पंजाब की हालत है, बहुत आश्चर्य, किसी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट को ये बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसी क्या बाध्यता थी कि सिद्धू को वहाँ पर लाया जाए, जबकि उसके पहले दूसरी पार्टी में रह के उन्होंने क्या क्या नहीं कहा था इस पार्टी के लिए, इस पार्टी के लीडर के लिए। और हम जान रहे हैं कि इन दोनों के बीच में नहीं पट रहा है, फिर लाने की क्या जरूरत है। या तो कोई सलाहकार गलत सलाह दे देता है,
या जनता के नर्व से इनका ध्यान हट गया है? ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जनता क्या सोच पा रही है। ये दोनों ही चीज़ें पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। ये पार्टी के विरोध में बोलना नहीं है। यही एक दिक्कत हो रही है। अभी क्या हो रहा है, यदि आप पार्टी की आलोचना करें, जो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव आलोचना भी हो सकती है, तो पार्टी के अंदर लोग ये सोचने लगते हैं कि, या जो डिसीजन मेकिंग में है वो सोचते हैं कि आप पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। तो पार्टी के अंदर का डेमोक्रेसी भी डैमेज हो गया है। आप देखिए ना, इतने वरिष्ठ अखलाक जी तो निर्णयात्मक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आपने मन बना लिया। असल में मन अखलाक जी का बना हुआ रहता है, हमें डिफेंड करना है कांग्रेस को, लेकिन वो मन बना लेते हैं। खैर कोई बात नहीं है, डिफेंड करना अच्छी बात है। मैं आपके पास सच ना बोला जाए तो सच का नहीं बोलना बड़ा खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल। अंबिका जी, सतीश जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सतीश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार आशुतोष। एज यूजुअल आपके साथ बहुत बड़ी परेशानी है। आप पहले तो अपने आप समय को ठीक कीजिए भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसा है, 4 बजे का आपके स्ट्रीम यार्ड पे मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था। चलिए कोई बात नहीं। आप नहीं तो काफी देर से नहीं, आपका फोन भी आउट ऑफ रीच था, आप सो गए होंगे हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, आपका स्वागत है आपका। अंबिका जी, अगर आज आपको कांग्रेस का सलाहकार बना दिया जाए तो 3 ऐसी सलाह क्या देंगे कांग्रेस पार्टी को? क्या फौरन से पेशतर ये काम कीजिए। वाकया आपके सामने है, राजस्थान, पंजाब और छत्तीसगढ़ और बाकी बिहार उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, जहां ये पार्टी सत्ता में। जी, मेरा एक ही सलाह है आपको, वो बहुयामी नहीं है, एक ही सलाह है कि जो करना है करिए खुदा के लिए। आपके यहाँ बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे जो आज भी हैं और अपने अपने प्रदेशों में मुख्यमंत्री हैं। ये ममता बनर्जी कौन है? कांग्रेस से निकली हुई, आज अनबीटेबल है बंगाल में। ये के चंद्रशेखर राव कौन है? हाल तक कांग्रेस में थे और तेलंगाना के एक छत्र बादशाह है। ये जगन मोहन रेड्डी क्या है? ये भी कांग्रेसी है। ये आसाम का मुख्यमंत्री क्या है? अरे भाई, कांग्रेस की नेतृत्व, यही तो मैं चीख के कह रहा हूं कि अगर अपने ही लोगों की पॉपुलैरिटी से आपको ईर्ष्या हो जाए, आप असहज महसूस करने लगे, ऐसे पार्टी मजबूत नहीं होती। आप सलाह एक ही है, मैं फिर दोहराऊंगा कि कुछ करिए खुदा के लिए, सबको लाइए कांग्रेस पे। और देखिए, आज भी कोई पार्टी कांग्रेस के मुकाबले खड़ी नहीं हो सकती है। लाइए तो मतलब आप तो भेजते हैं। आप वो सलाह दे रहे हैं कि न राधा को 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी होगा। आप कह रहे हैं कि ममता जी भी कांग्रेस में आ जाएं, हेमंत बिश्व शर्मा भी कांग्रेस में आ जाएं, और चंद्रशेखर भी कांग्रेस में आ जाए, जगन जी भी कांग्रेस में आ जाए। वो तो छोड़ के चले गए, वो तो कह रहे हैं कि उस गली में जाना नहीं। जिस तरह छोड़ के गए उस तरह छोड़ के आ भी सकते। उनके लिए अच्छा, माहौल तो दीजिए। कौन मजबूत पार्टी नहीं चाहता है? क्या माहौल देगा? अब वही तो हम कह रहे हैं कि क्या माहौल चाहे, क्या देना होगा, आप बता दीजिए ना। जो ये माहौल, तो ये कम से कम राहुल जी तक हम राहुल जी देखेंगे भी। पे आऊंगा। आशुतोष जी, एक चीज समझने का प्रयास करिए। जैसा मनिंद्र जी ने बहुत खूबसूरती से कहा कि कांग्रेस की एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी। उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में एक चीज थी कि कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म का नाम था। प्लेटफॉर्म का नाम था। यहाँ गरम दल भी थे और नरम दल भी थे, सबके लिए स्थान था। आम भाषा में इसको अम्ब्रेला पॉलिटिक्स कहा जाता है। अरे भाई, उस छतरी के नीचे सब आए और रह सके। कांग्रेस इसका नाम था। ठीक है, अब बहुत बढ़िया आपने बहुत बढ़िया इशारा किया। उसी आइडियोलॉजी पर अब हम आते हैं। अरे बड़ा अच्छा, भाजपा आज जा रही है। हम वही तो मैं कह रहा हूँ, सपा में हो तो आ जाओ, बसपा में हो तो आ जाओ, और कांग्रेस में हो तो आ जाओ। सबको अपने में समाहित कर रहे हैं ना। आज कर्नाटका का मुख्यमंत्री किसको बनाया? उसका बैकग्राउंड क्या है? असम का मुख्यमंत्री किसको बनाया? बैकग्राउंड क्या है? लेकिन दुर्भाग्यवश
दुर्भाग्य बस आपकी को दूसरे अपना रहे हैं। जो आपकी ओवर नाम पॉलिटिक्स थी उसको दूसरे अपना रहे हैं और आप सिकुड़ते चले जा रहे हैं। ये कौन सी राजनीति है भैया? ठीक है सतीश जी, कांग्रेस की जिस आइडियोलॉजी को लेकर के अंबिका जी ने इशारा किया कि कांग्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो सबके लिए था और सब महसूस करते थे कि ये हमारी जिस तरह भारत जैसे भारत एक और संघीय ढांचा वही है। एक प्रकार से उसी प्रकार से वो आइडिया ऑफ इंडिया जिसको आप कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत, और उसमें सबके लिए वी द पीपल है, उसमें सब लोग हैं इसमें शामिल। मेरा ख्याल है सतीश जी, ये बहुत पर्टिनेंट सवाल है कि कांग्रेस की इसी आइडियोलॉजी को जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसने बहुत करीने से डैमेज कर दिया है। और मूलतः अब कांग्रेस पार्टी वो सबका प्लेटफॉर्म ना हो करके, अखलाक भाई इस बात से सहमत होंगे कि उनको एक प्रकार से मुसलमानों की पार्टी, मैं ओपनली बोल रहा हूं, मुसलमानों की पार्टी के बारे में के रूप में डिपिक्ट किया जा रहा है। और एक बार गुलाम नबी आजाद ने कहा कि दुर्भाग्य है कि कांग्रेस में कोई हिंदू नेता नहीं। तो क्या आपको लगता है कि ये आइडियोलॉजिकल क्राइसिस भी कांग्रेस को न चाहते हुए भी उस क्राइसिस में भी फंस गई है दलदल में, और कांग्रेस एक माइनॉरिटी की पार्टी, सो कॉल्ड मतलब मुसलमानों की पार्टी बन के रह गई है, इसलिए उसको उभरने के लिए एक प्लेटफॉर्म तक की यात्रा करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप दो तीन सवाल एक ही साथ कर दिए, लेकिन मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा, जो अंबिका जी जो बता रहे थे जिस कांग्रेस के बारे में, और वो कांग्रेस तो हमको लगता है स्वतंत्रता के साथ ही खत्म हो चुका है। वो जो आंदोलन कांग्रेस एज ए मूवमेंट, अम्ब्रेला पार्टी, लेकिन बहुत दिन तक ऑक्सीजन पे चला वो, नेहरू के जमाने तक। एक मशहूर राजनीति शास्त्री हुए रजनी कोठारी, उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कांग्रेस सिस्टम। कांग्रेस सिस्टम है जिसके भीतर अपोजिशन और रूलिंग पार्टी और दोनों आइडियोलॉजी एक साथ एग्जिस्ट करता है, लेफ्ट राइट उसके भीतर होता है। यहाँ तक कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका भी भविष्य निर्भर करता है कांग्रेस रूलिंग पार्टी के फेल्योर पे। तो वो सिस्टम 60s तक चला है कुछ अर्थ में, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ ही वो पूरा कांग्रेस सिस्टम कोलैप्स कर गया। तो पहली बात तो ये हम लोग इस गलतफहमी में न रहें, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस एक अम्ब्रेला पार्टी था, एक प्लेटफॉर्म था, अलग अलग आइडियोलॉजी इस पे एग्जिस्ट करते थे, वो था, लेकिन बाद के दिनों में वो लागू नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, आप बता रहे थे जो कांग्रेस को रूलिंग पार्टी ये कर रहा है, वो पार्टी, अभी कांग्रेस को कोई कुछ नहीं कर रहा है। कांग्रेस खुद सेल्फ गोल कर रहा है। मोदी जी के बारे में कहा जा रहा था जो 2024 में वो कमंडल लेके केदारनाथ जाएंगे। अब तो हमको लगता है उनसे पहले से कहीं राहुल जी ही नहीं कमंडल लेके केदारनाथ जाने की तैयारी कर। ठीक है। नंबर 3, सेल्फ गोल करने। नंबर 3, हमको एक बुजुर्ग कांग्रेसी नेता बताए, वो कमलापति त्रिपाठी को कोट करते हुए बोले, जो कमलापति जी बताए कभी, जो हर आदमी जब कोई पौधा लगाता है तो उसमें पानी देता है और देखता है जो जड़ पकड़ा है कि नहीं पकड़ा है। इंदिरा जी पौधा को डोलाते रहती है कहीं जड़ न पकड़ ले। ठीक है। तो ये जितने भी, तो ये जो कल्चर कांग्रेस का डेवलप किया, जो कोई नेता जड़ तो नहीं पकड़ रहा हो, अमरिंदर सिंह जड़ तो नहीं पकड़ लिए, हाँ, ये नेता कोई जड़ तो ये जो कल्चर कांग्रेस के भीतर है, तो इंदिरा गांधी तो ठीक है इस आर्ट को परफेक्ट कर ली थी, चला ली। सोनिया जी, राहुल जी से वो कल्चर चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी जो पंजाब में जो हो रहा है, अब सिद्धू जी बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, बहुत कुछ करते हैं, ठीक है, उनको करने दीजिए, कांग्रेस में चलाइए। लेकिन एक आपका राज्य चल रहा है, चुनाव के नजदीक है, और चुनाव से पहले आप इस तरह का क्राइसिस वहां क्रिएट कर रहे हैं लीडरशिप। तो एक तरह से कांग्रेस के पूरे फंक्शनिंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये ठीक है, ये जितने सारे रीजनल लीडर्स दिख रहे हैं उनमें बहुत सारे, सब नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो कांग्रेस से निकले, वो एक साथ आ जाए तो निश्चित रूप से कांग्रेस का रूप बदल जाएगा। लेकिन पहली बात, सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा जो बाहर क्यों गए थे।
ममता क्यों बाहर गई, जगन मोहन के रेड्डी क्यों बाहर गए, शरद पवार क्यों बाहर गए, कारण क्या था? एक साथ आएंगे उससे पहले ये भी देखना पड़ेगा ना क्यों वो कांग्रेस से बाहर। इन तमाम चीजों को देखते हुए हमें नहीं लग रहा है जो कांग्रेस के भीतर कोई चिंतन हो रहा है इस दिशा में। और बीजेपी और आरएसएस का काम काफी आसान है, क्योंकि बिना मेहनत से कांग्रेस अपने पतन की तरफ बढ़ रहा है और धीरे धीरे हो सकता है इससे कुछ नया चीज निकल के आ जाए, कांग्रेस का विघटन हो, स्प्लिट हो, जो भी हो, कुछ निकले। लेकिन अभी के सूरत में तो कुछ लग नहीं रहा जो अभी कोई चुनौती के रूप में ये रूलिंग पार्टी के सामने खड़ा है। अखलाक जी, ये बात हंसी की नहीं है, जिस अंदाज में बोल रहे थे तो हंसी आ रही थी। मैं सिर्फ वो एक प्रकार से अंदर से एक पीड़ा भी है कि एक इतनी बड़ी पार्टी जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म था, जो सबके लिए मुहैया कराता था, सबकी गुंजाइश थी, अब ये कह रहे हैं कि ये सेल्फ आपको इंदिरा गांधी का इन्होंने उदाहरण दिया, तो इसको आप इंटरनल डेमोक्रेसी कहेंगे या साइकोफेंट कल्चर को एक प्रकार से पुख्ता बनाए रखना फ्रॉम नेहरू टू राहुल? ये दिख रहा है कि जो हमारी खातिरदारी नहीं करेगा हम उसको ठीक नहीं रखेंगे, मतलब हमारे मातहत रहे सब बात। और ये हाई कमांड कल्चर तो उसी वक्त से शुरू हो गया था जब गांधी जी ने नेहरू जी को प्रोटेक्ट कर दिया, वरना तो हाई कमान का कोई मतलब नहीं था भारतीय राजनीति में। तो ये आप कह रहे हैं कि ये जो हाई कमान है, कांग्रेस का हाई कमान, वो हिलाते रहता है, उसको आप इंटरनल फाइट ना कहें, बल्कि वहीं से एक प्रकार से संदेशा जाता है कि भाई ये बहुत मजबूत हो रहा है, इनके खिलाफ कुछ करो, फिर वो इनका सिग्निफिकेंस बरकरार रहे कि नहीं कोई नेता है ऊपर में, तो फिर दोनों का मेल मिलाप करो और फिर चले जाओ। क्या ये बात है क्या जिसको आप इंटरनल डेमोक्रेसी कह रहे हैं? जी, पंडित श्री पाठक जी, मैं पंडित श्री झा जी, पंडित श्री ठाकुर जी और श्री सहाय जी, आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हाई कमान का कल्चर किस पार्टी, सुन लीजिए, सुनिए, ये क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब है? नहीं सर, मैं सिर्फ सर इतना, मैं सिर्फ इतनी, सर मेरा मतलब आपके ज्ञान से मतलब है सर, मैं भी पंडित हूं। मैं एक चीज यहां पर आपको, सर मैं आपको सिर्फ यहां पर एक बिंदु की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हाई कमान कल्चर, पंडित बोलता हूं लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है, इनके साथ नहीं पुष्ट पहले ही जाएंगे तो आप जब भी कहते हैं मैं सहज स्वीकार करता हूं। आशुतोष जी, आप जब भी बोलते हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, आप जब भी बोलते हैं मैं सहज स्वीकार करता हूं। मेरा बिंदु समझ लीजिए, जो सवाल आपने किया, उन्होंने जो पहले आपके ऊपर जो सवाल उठाया कि ये जो आपने व्यंग किया, इसका क्या मतलब है, इसको वापस लीजिए आप, ये ठीक बात नहीं। आप चलिए आपको बुरा, जी चलिए मैं वापस लेता हूँ। जी सर, ज्ञान के स्तर पे पंडित लगता तो हमको लगता है अंबिका जी तो सबसे बुजुर्ग और सबसे ज्ञानी है हम लोग के बीच में। पंडित श्री साई जी, चलिए सर, चलिए आपको बुरा लगा, मैं सर मैं क्षमा चाहता हूं, अगर आपको बुरा लगा मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा ये कहना है आशुतोष जी, हाई कमान के कल्चर की आपने जो सवाल पूछा है, तो ये किस पार्टी में ये कल्चर नहीं है? क्या ऐसी भारत में कोई ऐसा दल आप बता सकते हैं कि जिस दल में किसी, मैं ये कह रहा हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या कांग्रेस के साथ नहीं हो सकती? बिल्कुल है, मैं तो खुद कहता हूं ये बात। लेकिन एक बात ये समझने की है कि भारत में जो कि सामंतवाद से लोकतंत्र की तरफ आजादी के बाद बढ़ा है, यह जिसको हम डायस्पोरा कहते हैं, उसकी विचार, जनता के विचारों को बदलने में अभी भी समय लग रहा है। आप पाकिस्तान को उदाहरण देखिए, वहां आज तक ऐसा नहीं हुआ है, वहां नहीं बदल पाए लोग अपने विचार, वहां अभी भी जमींदार और वडेरों का राज है। वहां हाई कमान आप देखिए कि कितनी क्रूरता के साथ में शासन कर रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो लोकतंत्र के सहारे से भी अगर भारत के अंदर कहीं एग्जिस्ट करता है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो सभी दलों के साथ एक समस्या है? आप मुझे किसी एक सिंगल राजनीतिक दल का उदाहरण दीजिए जहां हाई कमान के विरुद्ध चलकर कोई पार्टी कार्य करता है। अपोजिशन में पार्टी है अखलाक जी, उसमें होनी चाहिए ना।
जो अपोजिशन में है उनको सुधार करना पड़ेगा ना। वो कैसे फिर जनप्रतिनिधित्व दे पाएंगे और अपनी जनता को कन्विंस कर पाएंगे? तो क्या आपको लगता है कि नहीं है? क्या आपको लगता है कि जनता से जुड़े हुए जितने मुद्दे कांग्रेस पार्टी उठा रही है किसी और दल के अंदर देख पा रहे हैं आप इस तरह की बात? मैं कांग्रेस का देखिए प्रवक्ता बना के छोड़ दिया आपने मेरे को। आप लगातार इस तरह के सवाल कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि मैं कांग्रेस की तरफ से बैठा हूं। लेकिन आपको एक बात समझनी चाहिए कि चाहे पेट्रोल के मुद्दे हों, किसानों के मुद्दे हों, राहुल गांधी जी की आप ट्वीट वगैरह भी देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि लगातार जनता के मुद्दे न सिर्फ वो उठा रहे हैं बल्कि वो सभी पार्टियां उठा रही हैं जिनको मीडिया कवरेज नहीं दे रही है। क्या राष्ट्रीय जनता दल, ये आरजेडी ये मुद्दे नहीं उठा रही? क्या ये मुद्दे शिवसेना महाराष्ट्र में नहीं उठा रही? क्या झारखंड मुक्ति मोर्चा को मीडिया फॉलो कर रहा है झारखंड के अंदर? क्या डीएम के तमिलनाडु की चीजों को, उनकी खबरों को, उनके इवेंट को, उनके ट्वीट को मीडिया में जगह मिल रही है? ये समझना पड़ेगा कि मीडिया जिस तरह से सभी दलों की बात को रखने में एक विशिष्ट प्रकार का रवैया अपना रही है, वो भी अपने आप में एक बाधा है। और मुझे लग रहा है हम यहाँ जो बहस कर रहे हैं, वो जो एक विचार हम बना रहे हैं, वो भी शायद मीडिया की तरफ से हमको दिया गया। नहीं अखलाक जी, मुझे लगता है कि इसमें दो आपत्ति है। एक तो पहली बात कि आपने कहा कि मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता बनाया। किसी ने नहीं बनाया कांग्रेस का प्रवक्ता। ये आप थे जिन्होंने कांग्रेस को डिफेंड करना शुरू किया और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कुछ तर्क रखे, उस तर्क को फैक्चुअली सामने में दूसरा तर्क आया। ये प्रतिपक्ष आया, विरोध नहीं, प्रति उत्तर आया। और जब प्रति उत्तर आया तो फिर आप खुद ही रुदाली करने लगे कि आप मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता समझते। ऐसा मैं किसी ने आप कलरिंग, आप आशुतोष जी आप कलर दे रहे हैं। आप कलर मत दीजिए बात को, बात को कलर मत दीजिए। खुद कह रहे हैं नहीं, कलर आपने सबसे पहले पंडित कह करके देने की कोशिश की, फिर जब ऑब्जेक्शन हुआ फिर आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता आप बात को बहुत आप शिफ्ट कर रहे हैं। आप पर्सनल इसके ऊपर मत कीजिए। आज आपके बहस का मुद्दा यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी अपना जो उसका जनाधार है वो खो रही है क्या? और मेरा जो रिजर्वेशन जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि बेशक कांग्रेस के जनाधार में डीके गिरावट आई है, लेकिन आज भी वो राज्य की विधानसभाओं में 19% मौजूद है। तो आप तर्क पे, फैक्ट्स के ऊपर बात कीजिए। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात आपने कही है। मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं केवल छोटी सी बात कहना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में या भारतीय परंपरा में जो तर्क करने की विधि है, थोड़ा सा उसको हम लोग को रेस्पेक्ट करना चाहिए। उसमें 3 चीजें, एक होता है डिबेटिंग टू नो, हम जानने के लिए बहस करते हैं। एक होता है डिबेटिंग टू विन, हम जीतने के लिए बहस करते हैं। एक होता है डिबेटिंग टू डिस्ट्रॉय द डिबेट। ये तीसरा तरीका है। मेरे ख्याल से यदि हम जानने के लिए बहस करें, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस की क्या समस्या है, तब तो बिल्कुल ठीक है। यदि हम जो आखिरी है, जिसको पहले वाले को वाद कहते हैं, दूसरे वाले को विवाद कहते हैं और तीसरे वाले को वितंडा कहते हैं, ये जो पंडित कहना था, ये वितंडा का पार्ट है। भारतीय डिबेट परंपरा में ऐसे डिबेटर्स को बाहर निकाल दिया जाता है जो वितंडा करने की कोशिश करते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि हम न तो अखलाक साहब किसी पार्टी को समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं, न हम लोग किसी का विरोध कर रहे हैं। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इतनी बड़ी पार्टी का ये हस्त क्यों हो रहा है, क्या परेशानी है। प्रॉब्लम तो हो रहा है ना। यदि कोई पार्टी लगातार सत्ता में रही है, इतनी पावरफुल रही है, तो अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि उसका जनाधार खिसक गया है और आने वाले समय में जनाधार जुटता हुआ नहीं दिख रहा है। इसको हम लोग इसके विश्लेषण का प्रयास कर रहे हैं। किसी के पास सत्य नहीं है, ना अखलाक साहब के पास सत्य है, ना आशुतोष पाठक के पास सत्य है। हम सब लोग गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। ये वादे जायते सत्यम का अभ्यास इसे समझा जाए कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ प्रॉब्लम है। और उस मायने में मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की समस्याएं हैं, वो 3-4 समस्याएं जो अभी निकल के सतीश जी ने भी कही बात और अंबिका जी ने भी कही, ये बहुत सही है कि कांग्रेस पार्टी के पास जो उनका अपना ही औजार था, जो अपना ही तरीका था अपने आधार को बनाए रखने का, उन्हीं तरीकों को उन्होंने छोड़ दिया है और कोई दूसरा नया तरीका वो नहीं ला पा रहे हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या है। अब ये लीडरशिप की कमजोरी भी हो सकती है, पार्टी का जो एक टाइम आउट होता है, इतने समय तक चलने वाली पार्टी है, इसके बाद आगे नहीं चल पाएगी। नया तरीका, मुझे याद है शुरू के दिनों में जब ये सोशल मीडिया की शुरुआत हुई थी, एनडीटीवी के एक डिबेट में मुझे बुलाया गया था। तब ये बहस चल रही थी कि कांग्रेस को सोशल मीडिया
पे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और ये बहस तब हो रही थी जबकि दूसरी पार्टी ने सोशल मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया था, पूरा एक्सपेंड कर लिया था। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि आने वाले समय की जो चीज़ें हैं उसको समझना, आगे का सोचना, ये सब तो किसी भी पार्टी की ज़रूरत है ना। और जहाँ तक सवाल है पार्टी के अंदर का जो आपने हाईकमान की बात कही और जो आपने गांधी तक बात को लाने का प्रयास किया, एक बहुत अच्छी किताब है जिसमें कहते हैं कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। हर पार्टी के प्रयास नहीं किया, मैं सिर्फ बीच में एक लिए कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ आपको, मैं माफी चाहता हूँ। मैंने प्रयास नहीं किया। जो 1946-47 में घटित हुआ कि जो मेजॉरिटी था उसमें नेहरू को रिजेक्ट किया था, उसके बाद भी एक मनोनयन हो गया, मनोनीत किया गया गांधी की तरफ से, और ये जिद थी गांधी इसी की तरफ मैं सिर्फ इशारा कर रहा था। और लेकिन गांधी की जो जिद थी, गांधी का जो मनोनयन था, उसके साथ जुड़ा हुआ था गांधी की भयानक लोकप्रियता। तो कुछ भी हो, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी जिसमें कि जनता की राय को दरकिनार करके एक व्यक्ति ने उस राय को अपनी राय मनवा दी, ये मेरा सिर्फ कहना है। अब वो सही है गलत है मेरा उस पर नहीं है कहना, मैं सिर्फ ये कहना है कि जो पॉपुलिस्ट, एक होता है सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी, एक होता है प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी। उस वक्त प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी फेल किया था, लेकिन सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी था। गांधी का असेसमेंट कि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए कौन सा आदमी बेहतर होगा, इस असेसमेंट पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन गांधी के पास वो अथॉरिटी थी कि वो असेसमेंट कर सकता था। वो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का पार्ट, केवल मेजॉरिटी को कलेक्ट कर लेना डेमोक्रेसी एक डिबेटेबल है मनिंद्र जी। वो अथॉरिटी किसने दी, वो अथॉरिटी उन्होंने खुद बना ली या उस बनाने का भी कुचक्र किया गया। वो एक मैं सिर्फ एक दो राय रख रहा हूँ। एक राय ये भी है कि ये अथॉरिटी उनको किसने दे दिया। इतने अथॉरिटेरियन हो गए वो सिर्फ अपनी लोकप्रियता की वजह से। लोकप्रियता जो बनाई गई या बनी उसके पीछे क्या था, ये सब एक अब डिबेट हो रहा है उस विषय पे, पब्लिक डोमेन में बहस हम कर सकते हैं, ये बहस हम कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि गांधी जब चौरी चौरा कांड हुआ था, तो जिन लोगों पे आप ये आरोप लगाएंगे कि गांधी की लोकप्रियता क्रिएट की गई थी, वो सब लोग उनके खिलाफ बैठे हुए थे मीटिंग में और कह रहे थे गांधी आप ये क्या कह रहे हैं। और गांधी ने कहा कि मेरी आत्मा की आवाज मैं करूंगा, और किसी की हिम्मत नहीं हुई गांधी के खिलाफ चले जाए। तो वो लोकप्रियता उनकी एजेंसी थी। एनीवे उस पर डिबेट हम नहीं करना चाहते। खैर वो आगे जी। ये लीडरशिप का जो क्वालिटी होता है, लीडरशिप की जो अपनी एजेंसी होती है, जो लीडरशिप का मास के साथ कम्युनिकेशन होता है, वो एजेंसी उसको प्रोवाइड करवाता है। वो बड़ा पावरफुल चीज है। वो प्रोसीड्यूरल डेमोक्रेसी से ज्यादा पावरफुल चीज है। वो सब्सटैंटिव डेमोक्रेसी का पार्ट है। और इसीलिए मुझे लगता है कि हाईकमान का होना गलत नहीं है। हाईकमान की पकड़ जनता के नब्ज पे है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईकमान जनता के हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वहां मुझे लगता है कि परेशानी हो रही है। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो जनता के साथ कम्युनिकेशन था उनका, उस कम्युनिकेशन का जो चैनल था, वो चैनल ब्लॉक हो गया है। वो चैनल खुल नहीं पा रहा है, अपने लीडरशिप के साथ भी नहीं खुल पा रहा और जनता के साथ भी नहीं खुल पा रहा। अंबिका जी, वक्त की बेहद कमी है। बहुत बढ़िया मनीष जी ने इशारा किया कि जो कांग्रेस की लीडरशिप है, जिसको आप कम्युनिकेशन कहें या लोकप्रियता कहें, ये उनके अपने कृतित्व से बन रहा है या बनाई जा रही है। जैसा अभी अखलाक जी ने कहा कि कुछ लोग बनाने में लगे हुए हैं। आपको क्या लगता है, ये अक्षमता है और जबरदस्ती उसको बनाए रखना है? लेकिन माइनस गांधी परिवार, कांग्रेस का कोई दृश्य आपको दिख रहा है क्या? इसके लिए कांग्रेस तैयार हो पाएगी? जब मुझे नहीं दिख रहा है तो मैं नहीं समझता हूँ किसी कांग्रेसी को दिखाई दे रहा हो। एक बात महत्वपूर्ण है आशुतोष जी, कि राजनीति परसेप्शन से चलती है। आज जो परसेप्शन कांग्रेस की बन गई है, अब परसेप्शन बनाई गई है या नेतृत्व के क्रियाकलापों से एक परसेप्शन बना है, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। लेकिन ये बात तय है कि देश की जनता आज जानती है और शायद मानती है कि इनमें भारतीय जनता पार्टी को रिप्लेस करने का दमखम नहीं है। यही पंजाब की घटना, यही छत्तीसगढ़ की घटना,
मध्य प्रदेश की घटना, राजस्थान की घटना यही बताती है, और परसेप्शन बनता चला जा रहा है। तो अब इस परसेप्शन को कैसे सुधारे, ये तो कांग्रेसियों का काम है। आप राय दे दीजिए कि परसेप्शन सुधारिए, तभी सुधारिए। घर के आईने को साफ करने से कुछ नहीं होगा। आपने पहले ही कहा था सतीश जी, इन्होंने वो एक शेर इन्होंने पढ़ा था कि भाई आप चेहरे को साफ कर, आप आईने को साफ कर रहे हैं, आपको तो चेहरा साफ करना है। गालिब का था कि सारी उम्र हम आईना साफ करते रह गए और धूल चेहरे पे जमी थी। तो वो उम्र वो सतीश जी यही धूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो अब ये चेहरे की धूल कौन साफ करेगा? अभी देखिए, दो तीन चीज है। एक तो पहली बात है जो निश्चित रूप से अभी बहस में ये सामने मुद्दा आ रहा है, जो कांग्रेस का फुटप्रिंट पूरे देश में फैला हुआ है। ठीक है, फैला हुआ है, कोई नहीं डिनाई कर सकता। नंबर 2, गांधी की चर्चा हुई, बहुत अच्छा उदाहरण है, गांधी से लिया जा सकता है। गांधी इम्पोज भी करते थे अपने डिसीजन, फिर भी उनके और जनता के बीच में कनेक्ट था, ट्रस्ट फैक्टर था। अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ट्रस्ट डेफिसिट का, लीडरशिप का। कांग्रेस के लीडर, अभी अखलाक साहब ने बताया जो कौन पार्टी है जो इतना जनता के से रिलेटेड मुद्दा को उठा रहा है। फैक्ट है, उठा रहा है, लेकिन फिर भी जनता क्यों आपके पीछे नहीं चलने के लिए तैयार है? गिरेबान में झांक के देखना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। सवाल उठता है जो इतना चीज करने के बाद पूरे देश में आपके पद चिन्ह हैं, फुटप्रिंट्स है, फिर भी आपको मार्केट सर्वे करने वाले एजेंसीज को हायर करना पड़ता है जनता के पल्स को समझने के लिए। ये इससे बड़ा क्या सिम्टम हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के डिक्लाइन का? अरे कोई आज का पार्टी हो, 10 दिन का हो, 5 साल का हो, तुम समझ रहे हैं, जो ग्रास रूट तक जो ऑर्गेनाइजेशन फैला हुआ था, उस पार्टी को प्रशांत किशोर और तरह तरह के जो एजेंसीज हैं उनको हायर करके पल्स नाप रहे हैं, जो जनता क्या चाह रही है। ये सारे सिम्टम्स हैं क्राइसिस के, अकेले में नहीं, लेकिन यदि कॉम्बिनेशन में देखिए तो एक बहुत बड़ा क्राइसिस दिखला रहा है यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के भीतर, कांग्रेस नाम की जो संस्था है उसके भीतर। और नंबर 2, राहुल गांधी कब से राजनीति में? हमको लगता है 2004 के इलेक्शन में शायद वो पार्लियामेंट पहुंचे थे। 17 साल से पार्लियामेंट में, 20 साल काफी लंबा टाइम होता है। और माइनॉरिटी और मेजोरिटी की बात हुई, आप शायद बोल रहे थे जो ये मुसलमान का पार्टी है तो ये हिंदू का। अरे कांग्रेस कौन सा ऐसा समय रहा जिसमें कि अल्पसंख्यक के बारे में सवाल नहीं उठाता रहा, अल्पसंख्यक के बारे में चिंतित नहीं था, अल्पसंख्यक अधिकार के बारे में वचनबद्ध नहीं था? क्यों आपकी आइडेंटिटी बन रही है जो आप चाहे तो माइनॉरिटी के हैं या मेजोरिटी के हैं? क्यों इस तरह की परिस्थिति बन जा रही है? अरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें हैं वो मेजोरिटी का भी अपना एक स्थान है, माइनॉरिटी का भी अपना स्थान है। इसमें क्यों आप फंस गए हैं? क्यों नहीं निकल पा रहे? आपकी आइडेंटिटी को बांध दिया जा रहा है किसी पहचान से, आप बन जाते हैं। ये सब चीजें हैं जो कि लीडरशिप के लेवल पे बहुत बड़ा क्राइसिस है कांग्रेस के भीतर। ये कोई छोटा मोटा रिसफलिंग और अरेंजमेंट और एडवाइजरी ग्रुप बदलने से काम चलने वाला नहीं है। और खास करके एक ऐसा दल जो कि रूलिंग पार्टी है, जो 24/7 उसका एक आइडियोलॉजिकल फैमिली है जो गांव-गांव तक फैला हुआ है। तो इन तमाम चीजों को देखकर हमको लगता है, अंबिका जी बिल्कुल कह रहे थे, जो अभी के स्थिति में वो राजस्थान हो, वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब हो, जहाँ जहाँ पे आपको जनता ने आप में विश्वास जाहिर किया, वहाँ भी आप बचा नहीं पा रहे हैं उस विश्वास को। हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, वक्त की बहुत कमी। तो अखलाक जी, बहुत चलते चलते बहुत संक्षेप में बोल दीजिए कि क्या अब कांग्रेस के लिए आपकी राय क्या है?
एकदम संक्षेप में बोलिए, अभी तक तो आप डिफेंड कर रहे देखिए, थे, राय कांग्रेस आपकी क्या? पार्टी को कांग्रेस पार्टी तय करेगी कि उसको किस तरह से आगे बढ़ना है, कौन से जनता के मुद्दे वो उठाता है। लेकिन दो बातें यहाँ मैं जरूर महत्वपूर्ण रूप से बताना चाहूंगा। पहला ये कि हम ये सारी बहस करते हुए मीडिया के प्रोपेगेंडा और बेईमानी पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये मालूम नहीं चल पा रहा है कि कौन से काम ऐसे किए जा रहे हैं ग्रास रूट पे सभी दलों के द्वारा जिनकी तारीफ होनी चाहिए, वो जनता के संज्ञान में नहीं लाए जा रहे हैं। दूसरा, अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता है या छोड़ के जाता है, दोनों केस में इस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम हर चीज में पार्टी का दोष ही निकाल रहे हैं और ये सभी दलों के साथ की जाने वाली एक मैं कह रहा हूं संपादकीय बेईमानी है। तो ये रवैया नहीं होना चाहिए। अंतिम जो मैं माननीय अंबिकानंद जी के को समर्पित करता हुआ चलूं कि सर, आप बहस की शुरुआत से जो शेर पढ़ रहे हैं वो मिर्जा गालिब ने नहीं लिखा है। ये प्रधानमंत्री जी से भी गलती हुई थी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री धूमल जी से भी हुई थी। गालिब ने ऐसा कोई शेर नहीं लिखा कि चेहरा धूल पे था और आईना साफ करता रहा, ऐसा कोई शेर उन्होंने नहीं लिखा। नहीं, खैर जिस किसी का भी है, हम इसमें नहीं उलझेंगे, लेकिन वो चर्चित यही रहा। कोई बात नहीं है, अखलाक जी बहुत बड़े शायर हैं, हम उनसे फिर शायरी पर कभी और चर्चा करेंगे कि किनकी ये शायरी है। लेकिन आपने फिर वही पासिंग द बक हो गया है, आपने जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी मीडिया के ऊपर, तो उसके ऊपर विमर्श होना चाहिए कि मीडिया ने माहौल बना दिया। अरे माहौल बना दिया तो आप अगर इंटैक्ट रहते, आपकी अगर काबिलियत होती, उस माहौल से लड़ते और लड़ करके आगे आते। आपके पास वही अभी सतीश जी ने कहा कि आप कोई नई पार्टी तो है नहीं। अभी जब आप खुद कह रहे हैं कि 10 करोड़ वोटर आपके हैं, गांव-गांव में आपका संगठन था, वो सब बिखर गया। वो मीडिया की वजह से नहीं हुआ। अखलाक जी, ये मानना ठीक नहीं होगा। मीडिया की अपनी भूमिका है, उस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मीडिया पर चर्चा होनी चाहिए और उस पर की जा सकती है, लेकिन मीडिया की वजह से ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मनिंद जी, चलते चलते कुछ आखिरी टिप्पणी, या अंबिका जी कुछ बोल रहे हैं? जी बोलिए। यहाँ बहुत से आंकड़ों की बात की, तो मैं ये बहुत सार्थक बहस रहा, इसमें एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूँ। चाहे वह महात्मा गांधी की कांग्रेस हो, या जवाहरलाल नेहरू का, या इंदिरा गांधी का, या नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा आशुतोष जी कि भारत एक बहुत विशाल देश है। यहाँ पे किसी पार्टी ने कभी भी देश में लोकसभा चुनाव में 50% वोट नहीं पाया है। हर सरकार माइनॉरिटी रही है। बस यही आंकड़ा पेश करना था। नरेंद्र मोदी को भी नहीं था, जवाहरलाल जी को भी नहीं था, इंदिरा जी को भी नहीं था। जी राजीव जी भी 44% पर रुक गए थे। हाँ, 44% पर राजीव जी भी रुक गए। ठीक है, बिल्कुल। मनिंद जी, चलते चलते कांग्रेस का क्या देख रहे हैं? क्या कांग्रेस में आमूल चूल परिवर्तन का वक्त आ गया है? और ये पिछले कई वर्षों से ये बात कही जा रही है, 90s से ये बात कही जा रही थी, जब राजीव गांधी के डेथ के बाद से, कि अब क्या होगा। और बार बार वही एक रेस्क्यू के रूप में सिर्फ गांधी परिवार दिखता है कांग्रेस को। क्या कांग्रेस गांधी परिवार के बाहर अपने आप को खड़ा करने की हिम्मत भी जुटा पाएगा? देखिए, कांग्रेस के लिए गांधी परिवार बहुत महत्वपूर्ण है और गांधी परिवार ने बहुत सेक्रीफाइस किया है। दो परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य प्रधानमंत्री के तौर पे राष्ट्र के लिए मारे गए और दोनों ने एक तरह से राष्ट्र को बचाया एक समय में जब राष्ट्र बहुत क्राइसिस में था। इसलिए उस सेक्रीफाइस को भी अंडरमाइन करने की जरूरत नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता और वही उसकी धुरी है। कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार का महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि गांधी परिवार कंट्रोल कर लेता है, उस पर कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी प्राप्त है। गांधी परिवार की लेजिटिमेसी ग्रास रूट में भी है, बहुत जबरदस्त लेजिटिमेसी ग्रास रूट में है, क्योंकि सफर किया है, सेक्रीफाइस किया है। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक लोगों ने बहुत तरह का काम भी किया है। ऐसा नहीं है कि उनको आप अंडरमाइन करेंगे। अब सवाल ये है कि गांधी परिवार के केंद्र में रहने के बावजूद कांग्रेस किस तरीके से अपने आप को मॉडिफाई करता है, कैसे मैनेज करता है। ये चैलेंज कांग्रेस के सामने है और गांधी परिवार को भी इस बात को समझने की जरूरत है कि समय बदल गया है। जो उनका सेक्रीफाइसेस रहा है
उसका एक महत्व है, लेकिन अब एम्बिशंस लोगों के ज़्यादा जगे हुए हैं, तो उस राइजिंग एम्बिशन को आप कैसे मैनेज करते हैं, किस तरीके से आप उसको डेडिकेटेड तरीके से लोगों के अंदर विश्वास दिलाते हैं, जिस ट्रस्ट की बात सतीश जी ने की, उस ट्रस्ट को कैसे रीगेन करते हैं। गांधी परिवार भी सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट करके चाहेगा कि किसी को अपॉइंट कर लें ऐसे आदमी को जो इलेक्शन मैनेज कर दे उनके लिए, उससे नहीं होने वाला है। उनको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी लोगों के बीच में ये ट्रस्ट पैदा करने के लिए, जो कोशिशें दिखती भी हैं, जो कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठा रहे हैं। अभी उन मुद्दों पे लोगों का ट्रस्ट इसलिए नहीं बनता है कि जब खुद गांधी परिवार सत्ता में या कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, उस वक्त उन्होंने उन्हीं मुद्दों पर जो पोजीशन लिया था, उन मुद्दों का अभी हम परिणाम भोग रहे हैं। जो न्यू लिबरल इकोनॉमी को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, उसका परिणाम अभी हम भोग रहे हैं। क्या ये बात बहुत संक्षेप में सतीश जी आपसे हम सतीश जी एक सवाल पूछ लेते हैं, आप ही के पास आ रहे हैं, फिर आप भी बोलिएगा। क्या ये जो नया जो जमाना आया है टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया का, और उसके बाद जो एक वर्ग इमर्ज कर रहा है, उसमें स्क्रूटनी हो रहा है नेताओं की, परिवार की, उनकी हिस्ट्री की स्क्रूटनी हो जाती है। अब कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन आप नहीं पास कर सकते हैं, इन्फ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स। ऐसे दौर में क्या गांधी परिवार के लिए अपने एम्बिशन को बैक बेंच पर ले जाना एक इनएविटेबल टाइम की तरफ इशारा कर रहा है? क्या उनको पीछे रहना चाहिए? और जो अभी इन्होंने कहा कि राइजिंग एम्बिशन, अभी राइजिंग एम्बिशन इंडिविजुअल में हो गया है, नेताओं तो छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल में हो गया है। उनको भी कुछ चाहिए होगा पॉलिटिकल स्टेब्लिशमेंट। जाहिर है जो राजनीति में हैं, रात दिन काम कर रहे हैं, उनको भी चाहिए होगा। तो उनके एम्बिशन को एकोमोडेट करने के लिए क्या उस फैमिली को पीछे कुछ कदम हटना चाहिए और सब कुछ दिन के लिए एक प्रयोग करना चाहिए कि देना चाहिए, एकदम रिफॉर्म करते हैं, नए लोगों को लाएं, नए सेटअप के साथ लाएं और उनको चलाने दिया जाए? बिल्कुल, यदि कांग्रेस से मोह है इस परिवार को, और मनीष जी ठीक ही कह रहे, त्याग तो है ही। दो प्रधानमंत्री उस परिवार के देश सुरक्षा एकता के लिए जान दिए, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। लेकिन यदि कांग्रेस से मोह बचा हुआ है तो कुछ पीछे हटने में कोई हर्ज नहीं है कुछ दिनों के लिए। लेकिन उससे भी ज्यादा एक महत्वपूर्ण चीज आशुतोष जी हम बताना चाहेंगे। आप बीजेपी के बारे में सोचिए, 2004 से लेकर 14 तक 10 साल सत्ता से बाहर रहा। आपको आरएसएस ऐसी संस्था उसके पीछे थी, उसके बावजूद बीजेपी का जो लाइफ लाइन था वो था उसके रीजनल लीडर्स, जिसको उन्होंने ग्रूम किया था, खड़ा किया था। चाहे वो मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या कर्नाटक हो, जहां भी जिन राज्यों में उनके रीजनल लीडर्स खड़े थे, वही उनका एक तरह से लाइफ लाइन था 10 साल तक। जो कि 14 में नरेंद्र मोदी के जीत, हो सकता है मोदी फैक्टर था, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था। आज के दिन कांग्रेस को इन रीजनल लीडर्स के साथ जो रिलेशनशिप है कांग्रेस कल्चर, उसको बदलना पड़ेगा। इंदिरा जी के समय से जो चला आ रहा है जो रिलेशनशिप का एक परंपरा, उस परंपरा को त्यागना होगा। एक नए सिरे से रीजनल लीडर्स, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जो कांग्रेस की अपनी संस्था है, जो संगठन है, उसको फिर से खड़ा करना होगा। दिल्ली में बैठकर राहुल जी पेट्रोल का मुद्दा और भुखमरी का मुद्दा और गरीबी का मुद्दा उठा लेंगे और हम लोग भजन करेंगे। जो एक ही नेता है जो उठा रहे हैं, स्वाभाविक है उठा रहे हैं, लेकिन क्यों जनता उस मुद्दे को नहीं पकड़ रहा, आपके पीछे क्यों नहीं खड़ा हुआ है? इन तमाम चीजों को देखते हुए दोनों चीज हम आपसे सहमत हैं। यदि कुछ दिन के लिए गांधी परिवार पीछे हटे, कुछ नए चेहरा को सामने लाए, और नंबर 2 अपनी पुरानी कल्चर और ट्रेडिशन को भूल जाए, और जो स्थानीय नेता हैं, प्रांतीय नेता हैं, उनको उचित स्थान दे, संस्था में, संगठन में सम्मान दे। तभी आप अभी की स्थिति में एक अपोजिशन के रूप में खड़ा हो सकते हैं और रूलिंग पार्टी के साथ आप लड़ सकते हैं। बहुत ही सारगर्भित बात आपने की। जो बात मनीष जी ने कहा कि जो राइजिंग एम्बिशन है, उसको आपने दूसरे लफ्जों में ये कहा कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, उनके साथ अकोमोडेटिव एटीट्यूड को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये इन जो फाइटिंग जो है कि नहीं हम ही हाई कमान है, इससे बाहर निकलना ही पड़ेगा।
और उसको अकोमोडेट करने के लिए जाहिर है उनके एम्बिशन को अकोमोडेट करना पड़ेगा, ये मतलब हुआ उसका। और अगर वो नेता से जो क्षेत्रीय छत्रप हैं उनसे लेकर के आप जिला स्तर तक और फिर पंचायत स्तर तक जो एम्बिशियस लोग हैं उनके एम्बिशन को भी प्रश्रय देना पड़ेगा। मतलब आप टॉप टू बॉटम कह रहे हैं कि एक चेन बनाना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग, जो इस कनेक्शन है उस कनेक्शन को रिस्टोर करना पड़ेगा। और बहुत स्ट्रांगली आपने इशारा किया कि आज से नहीं चल रहा है, ये नेहरू और इंदिरा के जमाने से चल रहा है। अब वो वक्त आ गया है कि इनको ये करना ही पड़ेगा। अखलाक जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंसाइट देने के लिए, अंबिका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनिंद्र जी आपका शुक्रिया, सतीश जी आपका शुक्रिया। राहुल जी के लिए एक संदेश है, सोनिया जी के लिए एक संदेश है कि अब आप जितनी जल्दी हो सके इन बातों पर विचार और अमल करना शुरू कर दीजिएगा। मैं एक और जानकारी दे दूं कि पिछले दिनों हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में, और वो मैं बहुत खुश हुआ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख करके। 4 महिलाएं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही थी और चारों नई थी। एक तो एमएलए रह चुकी हैं, पहले कांग्रेस में थी, वो वापस फिर आम आदमी पार्टी में चली गई, फिर वो वापस आई गई और महंगाई के मुद्दे पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अगर इस तरह का प्रयोग कांग्रेस करने लगे और स्टेट दर स्टेट नए चेहरों को ला करके समाहित करके उनको आगे बढ़ाए तो लगेगा कि खाली राहुल गांधी दिल्ली में प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनके नेता हर इलाके में जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं और लोगों की समस्याओं से दो चार हो रहे हैं, उनको रिजॉल्व भी कर रहे हैं। ये काम कांग्रेस को बहुत मजबूती से करना पड़ेगा। सतीश जी ने इशारा किया कि 2004 से 14 तक किस प्रकार से संघ और फिर पार्टियों ने अपने अपने छत्रप को आगे बढ़ाया और उनको पूरा पावर दिया और आज वो वापस सत्ता में वो पार्टी आ गई और अब तो दूसरा टर्न कर रहा है। तो ये कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा। राहुल जी, अगर आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं या देखेंगे तो मुझे लगता है कि आप इस पर विचार कर रहे होंगे आपके लिए अब, लेकिन वक्त बिताने से नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया डिबेट में आशुतोष पर मत दीजिए। नमस्कार।